नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हो शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के डिजिटल फॉर्म पर वायुमंडल की संरचना। आज हम वायुमंडल की संरचना देखेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से होता है, कौन कौन सी गैसों से होता है, धूल के कणों से होता है, जलवाष्प से होता है, यानी कि वायुमंडल क्या होता है और किस प्रकार से उसका संगठन है। आज हम देखेंगे इस वायुमंडल को कितने भागों में बांटा जाए। हम इसमें अलग अलग भाग बांटेंगे वायुमंडल के और उनका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो चलो हम वायुमंडल की संरचना देखते हैं। वायुमंडल को प्रमुख परतों में बांटा गया है। सबसे पहली जो परत है वो कहलाती है क्षोभ मंडल। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। अंग्रेजी देखिए मैं आपको कभी भी नहीं बताता हूं, लेकिन इस पाठ में आपके अंग्रेजी महत्वपूर्ण रहेगी। यदि आगे आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो कोई प्रश्न आता है कंपटीशन एग्जाम में, पूछ लिया जाए कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बहिर्मंडल। आप बहुत जल्दी टिक लगाओगे। किसका? क्षोभ मंडल का लगा दोगे। बच्चे बच्चे को ध्यान है कि क्षोभ मंडल है। इतना इजी प्रश्न तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी देते हैं। तो अब एग्जामिनर क्या करता है कि उसको पता है क्षोभ मंडल तो सभी उत्तर देंगे और सभी का सही होगा, तो प्रश्न देने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है कि इस क्षोभ मंडल को ना देकर क्या लिख देता है? ट्रोपोस्फेयर लिख देता है। हिंदी में लिख देगा ट्रोपोस्फेयर, अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में लिखेगा ट्रोपोस्फेयर। अब आप ये सोचेंगे ट्रोपोस्फेयर होता क्या है। इसलिए इस पाठ का ध्यान रखें। इसमें जो इंग्लिश के वर्ड है वो भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, वर्तमान समय में आप सीनियर में हो, सीनियर में इतनी आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हम तो किसको लेके चलते हैं? अपने भविष्य को लेके चलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्डों के बारे में। यानी क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की यह सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल सबसे नीचे पाया जाएगा। कहां पर पाया जाएगा? सबसे नीचे वाला जो स्तर होता है वो क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। अर्थात अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रोपोस्फेयर कहेंगे। संपूर्ण वायुमंडल का लगभग 15% हिस्सा किसमें पाया जाता है? ट्रोपोस्फेयर में। जितना भी वायुमंडल है उस वायुमंडल का 15% हिस्सा एक ही परत में पाया जाता है। कौन सी परत में? क्षोभ मंडल। ठीक है, धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई देखें, एक मिनट, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर होनी चाहिए भाई। कितनी है? 13 की। देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग है। ठीक है, यदि हम सुरेंद्र सिंह की किताब लेते हैं तो उसमें औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर दे रखी है। कई किताबों में 12 किलोमीटर भी आती है। तो 12 और 13 औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, लेकिन औसत ऊंचाई कभी भी नहीं पूछता है। या तो वो ध्रुवों के ऊपर पूछेगा या भूमध्य रेखा के ऊपर पूछेगा। तो औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर या 10 भी आती है कई किताबों में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि 10 नहीं आती है, आती है। ठीक है, 10 भी आती है, 12 भी आती है और 13 भी आती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ये करेक्ट है। भूमध्य रेखा के ऊपर इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 किलोमीटर है। जो पृथ्वी का जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा, इसके ऊपर कितनी ऊंचाई है इसकी? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों के ऊपर 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई है। ध्रुवों पर कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। अर्थात इसकी 3 ऊंचाइयां होगी। एक तो औसत ऊंचाई होगी, कौन सी परत की? क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फेयर की। भूमध्य रेखा पर कितनी है? 18 किलोमीटर। ध्रुवों पर कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। और औसत ऊंचाई कितनी है?
12 किलोमीटर या 13 किलोमीटर। ठीक है, यह ध्यान में रखना आपको। ग्रीष्म ऋतु में इस स्तर की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है और शीत ऋतु में इसकी ऊंचाई में क्या हो जाती है, कमी। निश्चित नहीं होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। जब गर्मियां पड़ेंगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऊपर चली जाती है। इसीलिए तो ये औसत ऊंचाई जो है ये कभी 12 बोल दी जाती है, कभी 13 बोल दी जाती है, कभी 10 बोल दी जाती है। ये इसी के कारण है, यानी कि गर्मियों में तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, ऊंची हो जाएगी, और सर्दियों में इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस मंडल की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ज्यों ज्यों हम धरातल से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान क्या होता जाएगा, कम। यानी कि 165 मीटर के ऊपर पहुंचे, कितना हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, 165 मीटर और ऊपर गए, कितना कम हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। अर्थात धरातल से यदि हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो तापमान में क्या आती है, कमी आती है, और वायुदाब में भी कमी आती है। जो जो हम धरातल से ऊपर जाएंगे वायुदाब में क्या आती जाएगी, कमी। अर्थात दूसरा प्रश्न यह बनता है कि सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है, तो सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाएगा, समुद्र तल पर। कहां पाया जाएगा, समुद्री तल पर सर्वाधिक वायुदाब पाया जाता है। अर्थात 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना डिग्री सेल्सियस कम हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तापमान गिरावट आएगी, और इसमें सर्वाधिक क्षैतिज और लंबवत तापांतर होता है। इस भाग में गर्म और शीतल होने का कार्य विकिरण संचालन और संवहन द्वारा होता है। देखिए ये जो भाग है क्षोभ मंडल, ये गर्म और ठंडा किस कारणों से होता है, 2 कारणों से होता है। एक तो प्रकीर्ण द्वारा, किसके द्वारा, सॉरी विकिरण के द्वारा, प्रकीर्ण नहीं, प्रकीर्ण तो अलग चीज है, किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा। जो सूर्य की जो विकिरण आ रही है, किरणें आ रही है, एक तो डायरेक्ट उसके द्वारा, डायरेक्ट यानी कि जो वायुमंडल है वो वायुमंडल सूर्य की जो विकिरण है उनका 14% हिस्सा डायरेक्ट ग्रहण करता है। ठीक है, कितना प्रतिशत हिस्सा, 14% हिस्सा डायरेक्ट ग्रहण करेगा। दूसरी चीज 17% हिस्सा पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के द्वारा ग्रहण करता है। पृथ्वी वापस ऊष्मा को छोड़ती है। सूर्य से जो आ रही है वो तो किससे आ रही है, लघु तरंगों के माध्यम से। लघु तरंगों के माध्यम से कितना हिस्सा ग्रहण कर लिया, 14%। पृथ्वी का जो पार्थिव विकिरण होता है, यानी पृथ्वी वापस रिटर्न करती है ऊष्मा को, उसको कहते हैं पार्थिव विकिरण, और वो पार्थिव विकिरण से कितना ग्रहण करता है, 17%। अर्थात वायुमंडल का जो ताप बजट होता है, ये ताप बजट 48% होता है। कितना होता है, 48% होता है। ठीक है, तो ये जो क्षोभ मंडल है ये या तो ठंडा होगा या गर्म होगा, 2 कारणों से होगा। एक पहला कारण तो विकिरण से, जो डायरेक्ट सूर्य से होगा। दूसरी वर्षा, सवनीय वर्षा कहां होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। कहां होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर। जब वायु क्या होगी, नीचे से क्या होगी, ऊपर चढ़ेगी। ठीक है, और उसके बाद में जो वर्षा होती है वो समन्वय वर्षा होती है। और समन्वय वर्षा का एक नियम है, ये समन्वय वर्षा दोपहर को 3 बजे के बाद में हर दिन आती है, प्रत्येक दिन आती है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा के ऊपर होती है। तो ये संवहन से भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, पृथ्वी के संवहन से। इस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं, ये ध्यान रखना। परिवर्तन मंडल कौन से मंडल को कहेंगे, क्षोभ मंडल को। अंग्रेजी में क्या नाम है, ट्रोपोस्फेयर। अंग्रेजी में ध्यान रखना कौन सा नाम है, ट्रोपोस्फेयर। परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मंडल में परिवर्तन होते रहते हैं। जो मौसमी घटनाएं हैं वो घटती रहती हैं। वर्षा कहां से होगी, क्षोभ मंडल से। बिजली कहां चमकेगी, क्षोभ मंडल में। आंधियां कहां चलेंगी, क्षोभ मंडल में। धूल के कण कहां पाए जाएंगे, क्षोभ मंडल में। अर्थात ये मंडल ऐसा है जिसमें लगातार क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, स्थिर नहीं रहता है ये क्षोभ मंडल में।
इस मंडल की एक और विशेषता यह है कि इसके भीतरी ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायु वेग में भी वृद्धि होती है। संवहनीय तरंगों तथा विक्षुब्ध संवहन के कारण इस मंडल को क्रमशः संवहनीय मंडल और विक्षोभ मंडल भी कहते हैं। भाई ये गर्म किससे हो रहा था? संवहन के द्वारा, इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दे दिया? संवहनीय मंडल। तो 3 नाम हो गए, संवहनीय मंडल, क्षोभ मंडल और ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, तो ये मंडल, इसका निष्कर्ष ये निकला कि ये मंडल हमारे लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? वर्षा किससे हो रही है? क्षोभ मंडल। यदि क्षोभ मंडल नहीं होता तो वर्षा नहीं होती। ठीक है, मौसम परिवर्तन किससे हो रहा है? क्षोभ मंडल से। ठीक है, अब क्षोभ मंडल में क्या पाई जाती है? CO2 पाई जाती है। और CO2 क्या काम कर रही है हमारे लिए? ना तो ये पृथ्वी को ठंडा होने देती है और ना ही गर्म होने देती है, अर्थात कंबल का काम कर रही है। आपने पहले वाले वीडियो में ये पढ़ा था। अब देखते हैं, देखिए क्षोभ मंडल के बाद में एक सीमा आएगी जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्या करती है? अलग अलग करती है। अब ये हमारे को क्या पता कि क्षोभ मंडल कहां तक है और समताप मंडल कहां है? भाई क्षोभ मंडल के बाद में क्या है? समताप मंडल है। कौन सा है? समताप मंडल। अब मान लीजिए क्षोभ मंडल तो ये नीचे है और समताप मंडल ऊपर है, तो ये इसका निर्धारण कैसे करेंगे? क्षोभ मंडल यहां तक है और समताप मंडल यहां से शुरू हो गया। इसके लिए एक 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है। कौन सी परत? कितनी परत पाई जाती है? 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाती है। इस मोटी परत को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। क्या काम करती है ये? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग अलग करती है। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ट्रोपोफेज। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली 1.5 किलोमीटर मोटी संक्रमण को ट्रोपोपाज कहते हैं। ट्रोपोपाज कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षोभ सीमा। क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा। ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा, दोनों शब्द याद रखने, अंग्रेजी में भी याद रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, इस पाठ में जितने भी शब्द हैं वो अंग्रेजी में भी याद रखने पड़ेंगे। क्षोभ सीमा ऊंचाई के साथ तापमान का गिरना बंद हो जाता है। देखिए मैंने आपको यह कहा कि क्षोभ मंडल में, कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में लगातार 165 मीटर पर कितना तापमान कम हो रहा था? 1 डिग्री सेल्सियस। यह लगातार चलेगा कहां तक? क्षोभ सीमा तक। कहां तक? क्षोभ सीमा तक। क्षोभ सीमा आने के बाद में तापमान का गिरना क्या हो जाता है? बंद, और तापमान वहीं का वहीं रहता। ठीक है, जितना तापमान क्षोभ सीमा तक पहुंच गया वो उतना ही रहेगा। कहां तक? समताप मंडल तक। समताप मंडल की जो ऊपरी सीमा है, समताप सीमा, वहां तक समान तापमान रहेगा। लेकिन कई विद्वानों में मतभेद है इसमें। कई विद्वान तो यह कहते हैं कि तापमान क्या रहेगा? समान। लेकिन कई विद्वान क्या कहते हैं? तापमान समान नहीं रहता, धीरे धीरे तापमान क्या होता है? बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन वो कैसा होता है? धीरे धीरे तापमान बढ़ता है। लेकिन बहुत से ज्यादा विद्वान ये कहते हैं कि तापमान कैसा रहता है? समान रहता है। ठीक है, तो हम तो यही मानेंगे आपकी किताब के आधार पर कि समताप मंडल में क्या रहता है? तापमान समान रहता है। जो तापमान पहले गिर रहा था वो अब तापमान क्या हो गया? गिरना बंद हो गया है। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा। अब देखिए इसकी जो क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल भूमध्य रेखा पर क्या था? ज्यादा ऊंचा था। ध्रुवों पर क्या था? कम था। अर्थात भूमध्य रेखा के ऊपर तो 18 किलोमीटर था और ध्रुवों के ऊपर 8 से 10 किलोमीटर था। तो क्षोभ सीमा की भी ऊंचाई में अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्षोभ सीमा की ऊंचाई में भी अंतर पड़ेगा। यानी क्षोभ सीमा की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पे कितनी होगी? 17 से 18 किलोमीटर। वहीं पर यदि ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर कितनी रहेगी? 8 से 10 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, अब जो भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान होगा भाई 18 किलोमीटर तक है, तो तापमान गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरता रहेगा। तो इसका तापमान तो कितना पहुंच जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस। कितना पहुंच जाता है? लेकिन ध्रुवों के ऊपर तापमान उतना नहीं पहुंचेगा, ध्रुवों के ऊपर कम तापमान पहुंचेगा।
ध्रुवों के ऊपर कितना पहुंचेगा? -45 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो ध्रुवों के ऊपर क्षोभ सीमा की ऊंचाई थी वो मात्र कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर है। ठीक है, इसलिए तापमान भी कम पहुंचा है, -45 डिग्री पहुंचा है। अभी आपको चित्र के सहायता से बताता हूं मैं। देखिए, ये हमारा स्थल मंडल था। ये क्या था? स्थल मंडल, सॉरी स्थल मंडल नहीं, ये स्थल मंडल है अपना। ठीक है, यहां तक। ठीक है, ये स्थल मंडल है। अब देखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल इस तरीके से, कैसे है? इस तरीके से। इसको हमने क्या मान लिया? भूमध्य रेखा। इसको क्या माना? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर कितना है? 18 किलोमीटर। कितना है? 18 किलोमीटर। और इसको हमने मान लिया है ध्रुव। क्या मान लिया है? ध्रुव। तो यहां ध्रुवों के ऊपर देखो, यहां ध्रुवों के ऊपर कितना है? 8 से 10 किलोमीटर। तो इस तरीके से तो बढ़ रहा है ये क्षोभ मंडल धीरे धीरे, और ये 18 किलोमीटर तक जा रहा है। अब यहां से क्षोभ मंडल खत्म हो गया। इसके बाद में देखिए, ये जो है, ये सीमा, यहां तक की जो दूरी है ये 1.5 किलोमीटर की है। कितनी है? यहां से यहां तक कितनी है? 1.5 किलोमीटर की। इसको क्या नाम दिया हमने? क्षोभ सीमा। ठीक है, ये किसको अलग कर रही है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल को। ठीक है, तो अब इस क्षोभ सीमा में भी तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि यहां तो मोटी पाई जाएगी है, और यहां ध्रुवों के ऊपर पतली पाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या प्रारंभ हो जाएगा? समताप मंडल। अब वापिस हम उसी पे आते हैं। ये हो गया, तापमान हो गया। तापमान भी उसी तरीके से बढ़ेगा। यदि ज्यादा ऊंचाई है तो तापमान क्या हो जाएगा? ज्यादा गिरेगा, और यदि ऊंचाई कम है तो तापमान कम गिरेगा। अब देखते हैं हम दूसरी परत। कौन सी? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। क्या नाम है? अंग्रेजी में क्या नाम है? स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि समताप मंडल। क्षोभ सीमा से, कहां से? क्षोभ सीमा से। क्षोभ मंडल कितना था? 18 किलोमीटर तक। कितना था? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर से ऊपर बता रहा हूं मैं, धरातल से नहीं बता रहा। 18 किलोमीटर से ऊपर समताप मंडल की मोटाई कितनी पाई जाएगी? 50 किलोमीटर तक। कितनी पाई जाएगी? अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि नहीं, कि क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर कौन सा मंडल पाया जाएगा? समताप मंडल या स्टेरोस्फेयर। ठीक है, कुछ विद्वान ओजोन मंडल को भी इसी में सम्मिलित कर लेते हैं। जो ओजोन मंडल है, ओजोन गैस की जो परत है, उसको कहते हैं ओजोन मंडल। तो कई तो ओजोन मंडल को अलग कर देते हैं, और ज्यादातर क्या करते हैं? ओजोन मंडल को समताप मंडल में ही शामिल कर लिया जाता है। इस मंडल में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कौन से वायुमंडल स्तर में तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। कौन से में नहीं होता? समताप मंडल में जितना तापमान है उतना ही रहेगा, ना तो कम होगा ना ही बढ़ेगा। समताप रेखाएं समानांतर न होकर लंबवत होती है। कैसे होती हैं? लंबवत बनेंगे, अर्थात इस तरीके से। यदि समानांतर होती तो तापमान में क्या पाया जाता? अंतर। जैसे मान लीजिए ये समताप रेखाएं हैं, यहां पर 20 डिग्री है तो यहां पर भी क्या है? 20 डिग्री। इसके बाद में और लंबवत है तो यहां पर 30 हो गया, यहां पर 40 हो गया। तो लंबवत में तो क्या है? तापमान में अंतर आ रहा है। लेकिन यदि ऊर्ध्वाधर समताप रेखाएं बनती हैं, ऊर्ध्वाधर समताप रेखाएं बनती हैं, तो उसके तापमान में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कैसी बनेंगी समताप रेखाएं? लंबवत बनेंगी, सॉरी ऊर्ध्वाधर बनेंगी, लंबवत नहीं ऊर्ध्वाधर बनेंगी। यदि लंबवत बनती तो तापमान में क्या होता? अंतर आता, और ऊर्ध्वाधर में तापमान में अंतर नहीं आता है। यहां संघनन से विशिष्ट प्रकार के मुक्ताक्षाभ मेघ की उत्पत्ति होती है, और एवं गिरने वाली बूंदों को
नोक्टिल्यूसेंट कहते हैं। ये काफी ऊंची बातें हैं, जब आप एमए करोगे या बीए करोगे उस समय आपके काम में आएंगी, सीनियर में आपको नहीं पढ़ना इनको, ठीक है। या फिर बता देता हूं मैं आपको थोड़ा आगे आगामी समय के लिए, इसमें पक्षाभी जो मेघ है वो जरूर बन जाते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि समताप मंडल में किसी भी प्रकार के बादल नहीं बनते हैं। लेकिन कई बार कुछ बादल बन जाते हैं, वो इतने संघनन नहीं होते हैं बल्कि वो हल्के होते हैं और उनसे कुछ बूंदें कई बार गिर जाती हैं, ज्यादा बार नहीं, कई बार गिर जाती हैं। और वैसे यदि ध्यान रखा जाए तो समताप मंडल में किसी भी प्रकार की कोई बादल नहीं बनते हैं, क्योंकि जलवाष्प क्या हो गई, समाप्त हो गई। मैंने जलवाष्प कितने किलोमीटर तक बताई आपको, 5.5 किलोमीटर तक, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ये तो 18 से शुरू हो रहा है ना, तो 18 से शुरू हो रहा है तो जलवाष्प की मात्रा तो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब समाप्त हो गई है जलवाष्प की मात्रा, तो किसी प्रकार के बादल नहीं बनेंगे। 50 किलोमीटर तक है तो किसी प्रकार के बादल नहीं बनेंगे। लेकिन कई बार क्या हो जाता है, गर्मियों या सर्दियों में इसका प्रभाव पड़ जाता है, बहुत ही नगण्य रूप में ये बादल बनते हैं, ठीक है। इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुवत रेखा के ऊपर सबसे कम होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये ध्यान में रखना, क्षोभ मंडल की मोटाई सबसे ज्यादा कहां पर होगी, भूमध्य रेखा पर। कहां पर होगी, भूमध्य रेखा के ऊपर। और सबसे कम मोटाई कहां पर होगी, ध्रुवों पर। लेकिन समताप मंडल में याद रखना इससे विपरीत होगा, समताप मंडल में इससे विपरीत होगा। भूमध्य रेखा के ऊपर तो सबसे कम मोटी परत पाई जाएगी, किसकी, समताप मंडल की, और ध्रुवों के ऊपर सबसे मोटी परत पाई जाएगी। देखिए कैसे, यहां से शुरू हो रहा है ना अपना समताप मंडल, यही है ना, यही है, ठीक है। अब देखो यहां से समताप मंडल इस प्रकार से शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहां की मोटाई ज्यादा है या यहां की, कहां की मोटाई ज्यादा है, ध्रुव की तरफ है ना। हमने ये क्या माना था, ध्रुव, और ये क्या माना था, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा के ऊपर तो क्या है, मोटाई कम है, और ध्रुवों के ऊपर क्या है, मोटाई ज्यादा है कि नहीं है। और क्षोभ मंडल में देखो, ये क्षोभ मंडल था, तो भूमध्य रेखा के ऊपर तो क्या है, मोटाई ज्यादा है, और ध्रुवों के ऊपर मोटाई क्या है, कम है। तो ये पक्का ध्यान रखना भाई, क्षोभ मंडल में उल्टा, समताप मंडल में क्या है, इससे विपरीत है, उल्टा है, ठीक है। शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच समताप मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। जो समताप मंडल है वो सबसे ज्यादा गर्म कब होगा, कहां पे होगा, 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य। 50 से 60 डिग्री अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर समताप मंडल में सर्वाधिक उष्मा होगी, गर्म होगा। यह मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है, किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ना तो यहां पर वर्षा होती है, ना बिजली चमकती है, ना वायु चलती है, तेज हवाएं चलती हैं, किसी भी, ना धूल के कण पाए जाते हैं, कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यह हमारे लिए लाभदायक है। क्या है ये हमारे लिए लाभदायक। भाई वायुयान उड़ता है, वायुयान को उड़ाना, तो हम वायुयान को कहां पे उड़ाएं, जहां पे ना तो बादल हैं ना कोई बिजली चमकती है। यदि बादल होंगे, बिजली चमकेगी, तो वायुयान उनसे टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा तो वायुयान को नुकसान होगा, नष्ट हो सकता है। लेकिन वायुयान कहां उड़ाएं, समताप मंडल, जहां पर ना तो बादल है, ना वायु चलती है, ना तापमान स्थिर रहता है, ना बिजली चमकती है, तो वहां वायुयान को आसानी से उड़ाया जा सकता है कि नहीं उड़ाया जा सकता। तो ये समताप मंडल किसके लिए उपयोगी है, वायुयान चलाने के लिए उपयोगी है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वायुयान कौन से मंडल में चलाए जाते हैं, समताप मंडल में चलाए जाते हैं।
फिर हम इसी समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, ओजोन परत। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत। समताप मंडल के निचले भाग में, कौन से में? निचले भाग में, जहां से समताप मंडल शुरू हो रहा था उसके निचले भाग में। इस समताप मंडल यहां से शुरू हो रहा है, यहां तक है, 50 किलोमीटर तक है। कहां से शुरू हो रहा है? 18 या 19 या 20 किलोमीटर से शुरू हो रहा है, ठीक है। इसका जो निचला भाग है, इसका निचला भाग है, यहां पर कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। और आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ओजोन परत का क्या उपयोग है, पिछले वीडियो में बताया था। ओजोन गैस में ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? रोकती है, जिससे हमारे धरातल के ऊपर नहीं आने देती है। और धरातल के ऊपर नहीं आती है तो धरातल का तापमान नहीं बढ़ता है, ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो ओजोन गैस क्या कर लेती है? पराबैंगनी किरणों को क्या करती है? सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है। इसी स्तर में प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। देखो, मैंने एक बार पहले ही बता दिया था, एक बार तो आपको क्या कह दिया कि इस समताप मंडल में तापमान नहीं बढ़ता है, तापमान क्या रहता है? समान। लेकिन फिर मैंने आपको यह बताया कि कई विद्वान ये कहते हैं कि धीरे धीरे तापमान क्या होता है? बढ़ता। क्षोभ मंडल में तो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। लेकिन समताप मंडल में जो ओजोन परत है, कौन सी परत? ओजोन परत है, उसमें कई विद्वान बताते हैं कि तापमान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। इसी अन्य तापमान के कारण वायुमंडल में ध्वनि एवं निर्वत्ता के वाले उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में ओजोन पार्ट के क्षरण की समस्या के निवारण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एवं अन्य उपायों के जरिए ओजोन क्षरण पदार्थों कड़ाई से रोका गया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में यहां, यानी कि अब वर्तमान में जो आपको मैं बता रहा था कि जो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है उसको रोकने के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक शर्त रखी गई कि जो विकसित राष्ट्र हैं ये अपने उद्योग धंधों को कंट्रोल करें और उद्योग धंधों से जो अनावश्यक गैसें हैं, हानिकारक गैसें हैं, जैसे CFL, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके उत्सर्जन के ऊपर क्या करें? रोक लगाएं। CFC, ठीक है। अब देखिए एक चीज है भाई, चीन है, चीन अपने उद्योगों के ऊपर रोक नहीं लगा रहा, ठीक है, और उनसे काफी प्रदूषण हो रहा है। अब वो प्रदूषण चीन को हानिकारक नहीं है, किसको नहीं है? चीन को। वो प्रदूषण कहां फैलेगा? दक्षिण की तरफ फैलेगा, ठीक है। भारत फैला रहा है, भारत के लिए हानिकारक नहीं है, वो दूसरे देशों के लिए हानिकारक है। अर्थात यदि सभी देश इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये हानि तो किसको पहुंचा रहे हैं? पूरी पृथ्वी को ही तो पहुंचा रहे हैं। इसलिए ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इसके बारे में बताया गया कि इनके ऊपर नियंत्रण किया जाए, जिससे हम ओजोन परत को क्या कर सके? बचा सके। अब बात करते हैं हम मध्य मंडल की। तीसरा मंडल आ गया भाई, 2 मंडल हो गए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और तीसरा क्या है? मध्य मंडल। मध्य मंडल को मेसोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोस्फीयर। अंग्रेजी में क्या नाम है? मेसोस्फीयर। इस मेसोस्फीयर की जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी भाई? 50 किलोमीटर। तो कहां तक? 50 किलोमीटर तो क्या आ गया था? समताप मंडल। 50 किलोमीटर के बाद में 80 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर तक कौन सा मंडल पाया जाता है? मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा कहलाती है वो क्या कहलाती है? समताप सीमा। क्या कहलाएगी? और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग कौन सी कर रही थी? क्षोभ सीमा, ठीक है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग मध्य मंडल कहलाता है, जिसमें तापमान में ऊंचाई के साथ ह्रास होता है।
तापमान में क्या आएगी? कमी। क्षोभ मंडल में तापमान क्या हो रहा था? क्षोभ मंडल में कम हो रहा था। समताप मंडल में क्या बताया? थोड़ा सा बढ़ा तापमान। क्या हुआ? थोड़ा सा बढ़ा तापमान। मध्य मंडल में क्या बता रहा है? तापमान में क्या आएगी? कमी आएगी, तापमान कम होगा मध्य मंडल में। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेल्सियस। अब आपने ये भी देखा था कि क्षोभ सीमा के पास में 18 किलोमीटर के पास में तापमान कितना हो रहा था? -80 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। और अब भी -80 डिग्री सेल्सियस 80 किलोमीटर के ऊपर। और मैंने आपको क्या बता दिया कि भाई 165 मीटर के ऊपर कितना कम हो जाएगा? 1 डिग्री। इस प्रकार से तो -80 थोड़ी होना चाहिए था, ज्यादा होना चाहिए था भाई, कम ज्यादा गिरना चाहिए था ना। लेकिन उसमें बीच में क्या बता दिया कि जो समताप मंडल में धीरे धीरे क्या हो रहा था? तापमान बढ़ रहा था, इसलिए क्या हो गया? वो कम हो। ठीक है, तो यहां 80 किलोमीटर के ऊपर कितना हो जाएगा तापमान? -80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपास कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोपास। जो मध्य मंडल और समताप मंडल, इन दोनों को अलग कर रही है। इसको क्या, मध्य मंडल और ऊपर वाले मंडल को, यानी बाह्य मंडल को जो अलग कर रही है, उसको क्या कहते हैं? मेसोपास। क्या कहते हैं? मेसोपास। फिर हम बात करते हैं बाह्य मंडल, यानी कि आयन मंडल। दूसरा नाम क्या है इसका? आयन मंडल। आपकी किताब में दिया होगा, बाह्य मंडल दिया होगा, दिया है ना। तो इसको क्या कहते हैं? आयन मंडल भी कहते हैं। या तो बाह्य मंडल कह दो, या फिर क्या कह दो? आयन मंडल कह दो। धरातल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच, कितने? 80 से 640 किलोमीटर के बीच में कौन सा मंडल पाया जाएगा? आयन मंडल पाया जाएगा। यहां पर अत्यधिक तापमान के कारण अति न्यून दबाव हो जाता है। भाई आयन मंडल में यह होगा कि तापमान क्या हो जाएगा? अचानक गिरे, मतलब गिरना प्रारंभ हो जाएगा। तापमान क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। तापमान क्या होगा? बढ़ेगा। तो तापमान क्या हो जाएगा? अत्यधिक तापमान बढ़ेगा। तापमान यदि बढ़ेगा तो दाब क्या होता है? कम होता है। हमेशा उल्टा चलता है भाई। तापमान बढ़ता है तो दाब घटता है, तापमान कम होता है तो दाब बढ़ता है। ठीक है, तो यहां पर तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो दाब क्या होगा? कम होगा। अर्थात आयन मंडल में तापमान तो क्या होगा? ज्यादा रहेगा। तापमान क्या रहेगा? ज्यादा, लेकिन दाब क्या रहेगा? बहुत ही कम होगा। इसलिए प्राबैंगनी फोटॉन्स एवं उच्च वेगीय कणों के द्वारा लगातार प्रहार होने से गैसों का आयतन क्या होता है? आयनन हो जाता है, यानी कि आयन बनना प्रारंभ हो जाते हैं। क्या बनना प्रारंभ हो जाते हैं? आयन बनना प्रारंभ हो जाते हैं। किसकी वजह से? न्यून दाब और अधिक ताप की वजह से क्या बनना प्रारंभ हो जाएंगे? आयन बनना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि आयन मंडल में क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। इसलिए इसी मंडल का नाम क्या दे दिया? आयन मंडल नाम दे दिया, यानी कि आयनोस्फीयर। आकाश का नीला वर्ण, सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति। सुमेर ज्योति, कुमेर ज्योति क्या होती है भाई? अगले पाठ में पढ़ाएंगे क्या होती है। इसका मतलब होता है कि सुमेर ज्योति उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और कुमेर ज्योति दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, यानी कि जो दिव्य प्रकाश आ रहा था। ठीक है, यानी पृथ्वी क्या कर रही थी? वापिस भेज रही थी विकिरणों को, कर रही थी ना, पार्थिव विकिरण कर रही थी।
इस पार्थिव विकिरण के कारण ये विकिरणें कहां पर जाती हैं? आयन मंडल में जाती हैं। तो उस समय उत्तरी ध्रुव के ऊपर ज्योति दिखाई देती है जिसको सुमेर ज्योति कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ज्योति दिखाई देती है उसको कुमेर ज्योति कहते हैं। इनकी डिटेल अगले पाठ में करेंगे हम। तथा उल्काओं की चमक, जो उल्का पिंड चमकते हैं वो चमक इसी वजह से होती है, आयन मंडल की वजह से, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। ब्रह्मांड किरणों की उपस्थिति इस भाग में विशेषता है, यानी कि इस जो आयन मंडल में क्या क्या काम कर रहा है? ये आयन पाए जा रहे हैं। आयन पाए जाने के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, जो छोटे छोटे धूल के कण थे उनकी वजह से क्या हो रहा था? प्रकीर्ण हो रहा था किरणों का। उन प्रकीर्णों के कारण वो प्रकीर्ण कहां जाता है? आयन मंडल में, और उसकी वजह से यहां आयन मंडल में आयन पाए जाएंगे, और उनकी वजह से आकाश का रंग कैसा दिखाई दे रहा था? नीला दिखाई दे रहा था। जो उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश बनता है और दक्षिणी ध्रुवीय यानी सुमेर ज्योति और कुमेर ज्योति बनती है, वो इसी की वजह से बनती है, आयन मंडल की वजह से बनती है। ठीक है, उल्का पिंड है, उल्का पिंड जो चमकते हैं वो आयन मंडल की वजह से चमकते हैं। ब्रह्मांड की जो किरणों की उपस्थिति है वो इसी भाग में इनकी विशेषता होती है। यह मंडल कई आयनीकृत परतों में विभाजित है। ये आपकी किताब में तो नहीं है कि आयन मंडल कितनी परतों में विभाजित है, लेकिन नॉलेज के हिसाब से हम बता देते हैं कि कितनी परतों में विभाजित है। पहली तो होती है डी परत। कौन सी होती है? डी परत, डी आयन। ठीक है, इसका विस्तार 80 से 96 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, कई किताबों में 80 से 99 भी दे रखा है, कई में 80 से 96 भी दे रखा है। तो 80 से 96 किलोमीटर तक होता है। यह पार्ट दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। पहली चीज देखो, एक तो नॉर्मल चीज देख लीजिए, जो आयन मंडल है, आयन मंडल हमारे लिए किस लिए उपयोगी है? आयन मंडल में आयन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? आयन पाए जाते हैं। ये आयन क्या करते हैं? जो हम धरातल से रेडियो तरंगे भेजते हैं, भाई रेडियो स्टेशन लगे हुए, टीवी स्टेशन लगे हुए, उनकी क्या भेजते हैं? हमें रेडियो तरंगे भेजते हैं। ये रेडियो तरंगे कहां जाएंगी? आयन मंडल में। कहां पर जाएंगी? आयन मंडल में। और आयन मंडल इन रेडियो तरंगों को वापस कहां भेजता है? पृथ्वी के ऊपर। यदि आयन मंडल नहीं होता तो हम रेडियो नहीं सुन पाते, टीवी नहीं देख पाते, मोबाइल के ऊपर बात नहीं कर पाते। ठीक है, ये केवल किसकी वजह से हो रहा है? आयन मंडल की वजह से हो रहा है। तो जो रेडियो तरंगे पृथ्वी से जाएंगी, ये आयन मंडल इनको वापस परावर्तित कहां करेगा? पृथ्वी के ऊपर करेगा, जिसकी वजह से हम रेडियो, टीवी या मोबाइल का संचालन कर सकते हैं। तो जो डी परत है, डी की कौन सी तरंगे? दीर्घ तरंगे, इनका परावर्तित करने का काम कौन कर रहा है? कौन है? डी आयन कर रहा है। फिर E1 परत है, ये 96 से 130 किलोमीटर तक पाई जाती है। E2 परत है, ये 60 किलोमीटर तक पाई जाती है। E1 और E2 परत है मध्यम रेडियो तरंगों को, मीडियम, तीन वेव होती हैं, एक तो दीर्घ, एक मध्यम और एक लघु। भाई एक तो दीर्घ तरंगे, रेडियो तरंगे, एक मध्यम रेडियो तरंगे और एक दीर्घ रेडियो तरंगे। जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं उनका तो परावर्तित कौन करता है? डी परत। और मध्यम जो रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन कौन करता है? E1 और E2 परत। ठीक है, फिर आता है F1 और F2 परतें। इनका विस्तार होता है 160 से 320 किलोमीटर तक। ये कौन सी तरंगों को परावर्तित करती हैं? लघु तरंगों को। कौन सी को करती है? लघु तरंगों को परावर्तित करती हैं। इस परत को एप्लीटन परत भी कहते हैं। कौन सी परत? एप्लीटन। कौन सी है ये? F1 और F2। ठीक है, तो आयन मंडल में कितनी परतें हो गई? डी परत, जो किसको परावर्तित करेंगी? दीर्घ तरंगों को। दूसरी क्या हो गई? E1 और E2 कि कौन सी तरंगों को परावर्तित करेंगी? मध्यम तरंगों को। तीसरी कौन सी हो गई? F1 और F2 कौन सी तरंगों को परावर्तित करेंगी? लघु तरंगों को। ठीक है, फिर आती है जी परत का विस्तार 400 किलोमीटर तक होता है। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणु और पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रतिक्रिया से होती है। यह लास्ट की परत है, एफ परत। फिर हम बात करते हैं बाह्य मंडल, बहिर्मंडल की। कौन से मंडल की? बहिर्मंडल की। क्या कहते हैं? एक्सोस्फीयर।
कौन सा? एक्सोस्फीयर। सामान्यतः 640 किलोमीटर के ऊपर बहिर्मंडल का विस्तार पाया जाता है। 600 किलोमीटर से ऊपर कौन सा मंडल आ जाता है? बहिर्मंडल आ जाता है। यहां पर हाइड्रोजन व हीलियम गैसों की प्रधानता है। जो विरल गैसें हैं, हल्की गैसें हैं, कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। बहिर्मंडल में कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। ठीक है। अब बात यह है कि जो बहिर्मंडल है कितने से ऊपर है? 640 किलोमीटर से ऊपर है। इसमें विरल गैसें पाई जाती हैं और अंत में जाकर ये शून्य से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? शून्य से मिल जाता है, अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। और अभी तक इस जो ये मंडल है बहिर्मंडल, इसका पूरा ज्ञान हमारे को नहीं है। जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो खोजकर्ता हैं, उनको भी अभी तक पूरा ज्ञान नहीं हुआ है कि इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं। तो ये आपके कितने स्तर हुए? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। यानी कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा हमने? 5 भागों में बांटा। और 5 भाग ये क्या काम आए हमारे, ये हमने देख लिया। आज के लिए बच्चों इतना ही काफी। धन्यवाद।